वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। Good morning friends, my name is Chandravardhan and I welcome you all to Study for Civil Services, one of the India's लीडिंग एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। दोस्तों आज हम लोग बिहार का बजट देखने वाले हैं जो कि 2022-23 का ये लेटेस्ट बजट होगा और यहां से क्वेश्चन निश्चित तौर पर पूछे जाएंगे। बिहार बजट और इकोनॉमिक सर्वे दोनों से ही क्वेश्चन काफी संख्या में पूछे गए थे, तो निश्चित तौर पर पूरे वीडियो को देखिएगा। दो डिटेल में हम लोग देखेंगे, ठीक है, और बहुत सारे फैक्ट्स मैं आपको बजट से रिलेटेड बताऊंगा जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारे कुछ लिंक्स हैं जिनको कि जहां से आप जुड़ सकते हैं हमारे पेड चैनल से, देख लीजिए। अब हम चलते हैं, थोड़ा डिटेल देख लेते हैं बजट के बारे में। तो 28 फरवरी 2022 को बिहार के जो उप मुख्यमंत्री हैं और साथ में वित्त मंत्री भी हैं तारकिशोर प्रसाद जी, इन्होंने बिहार विधानमंडल में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कितने का बजट पेश किया? 2,37,691 करोड़ रुपए का। और ये जो है आपको निश्चित तौर पर याद रखना है, 2,37,691 करोड़, ये पूरा का पूरा फिगर याद रखना है। यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा और कंप्लीट फिगर पूछा जाएगा। बीपीएससी की आदत है कंप्लीट फिगर पूछती है, इसलिए याद रखिएगा। और यह बजट जो है वो पिछले साल जो 2021-22 का बजट था उससे 19,000 करोड़ रुपया ज्यादा है, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट आंकड़ा है, 19,000 करोड़ रुपया ज्यादा है। इस नए वित्तीय वर्ष में बिहार का विकास दर कितना रहने का अनुमान है? यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 9.7%, 9.7% रहने का अनुमान है, ठीक है। और 2020-21 में कोरोना के कारण यह कितना था? 2.5% था, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी चाहिए कि पिछले साल कितना था? 2.5% था और इस बार अनुमान कितना लगाया गया है? 9.7%। यहीं पर आपको ये भी याद रखना है कि भारत की बात करें तो भारत का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 9.2% रहने का अनुमान लगाया गया है, ठीक है। 9.2% और बिहार का 9.7%। और बिहार जो है ना पिछले कुछ सालों से देश का सबसे ज्यादा जीडीपी विकास दर वाला राज्य बना हुआ है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। बिहार इस वर्ष भी देश में सबसे ज्यादा आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त करने वाला राज्य रहा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ देखिए पिछले कुछ वित्तीय वर्षों में बिहार का जो जीडीपी वृद्धि दर रहा है उसके बारे में यहाँ पर एक लिस्ट दिया हुआ है। 2022-23 की बात करें तो 9.7% अनुमान लगाया गया है। और भारत के लिए ये है, बिहार के लिए ये है आपका बिहार के लिए। और भारत के लिए देखें, पूरे देश के लिए देखें तो 2022-23 में जीडीपी 9.2% रहने का अनुमान लगाया गया है, जो कि मैंने पहले भी बताया। 2021-22 की बात करें तो 9.8% का अनुमान, ठीक है। और 2020-21 की बात करें तो 2.5% रहा है, ठीक है, 2.5% रहा है। तो ये तीनों चीजें जो है आपको याद होनी चाहिए कि आगे प्रेजेंट जो वित्तीय वर्ष है उसमें 9.7% रहने का अनुमान है। पिछले बार जो है आपका 2021-22 में 9.8% रहने का अनुमान था। और 2020-21 में कितना रहा था? ये तो कोरोना की वजह से ये जो रहा है, पूरे देश का ही जीडीपी, हर एक राज्य का जीडीपी गड़बड़ हुआ तो बिहार का भी गड़बड़ हुआ। फिर भी निगेटिव नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। 2.5%, बहुत सारे राज्यों का, बहुत सारे देशों का निगेटिव ग्रोथ भी रहा है कोरोना के दौरान, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 9% बढ़ गया है बजट का आकार, ये तो मैंने आपको पहले बताया। तो अब इसमें देख लेते हैं 2022-23 और 2021-22, मतलब ये हो गया पिछले लास्ट ईयर का और ये हो गया प्रेजेंट, ये हो गया प्रेजेंट और वो था लास्ट ईयर का। तो कितना बजट का आकार था, योजना मद में कितना खर्च हुआ, गैर योजना मद में कितना खर्च हुआ, ये सब जरा देख लेते हैं। बजट का आकार यदि देखें तो प्रेजेंट में 2.37 लाख करोड़ है, ठीक है, जो कि पिछले बार कितना था? 2.18 लाख करोड़। योजना मद में देखें तो कितना खर्च हुआ? योजना मतलब कि विभिन्न जो योजनाएं चलाई जाती हैं, जानते हैं आप हमारे यहाँ सोशलिस्ट गवर्नमेंट होती है, मतलब कि लोगों का कल्याण करने के लिए काम करती है, तो योजनाएं बहुत सारी बनाई जाती हैं। तो योजना मद में कितना खर्च हुआ यहां पर देख सकते हैं आप, ये 1,230 करोड़,
1,230 करोड़ जो है वो योजना मद में इस बार खर्च होगा। पिछला बार जो है 1,518 करोड़ खर्च हुआ था। ठीक है, तो ये योजना मद में पिछली बार ज्यादा खर्च हुआ था, इस बार थोड़ा कम खर्च होगा। गैर योजना मद की बात करें तो 1,37,460 करोड़ रुपए प्रेजेंट में, ये है प्रेजेंट का आंकड़ा। ठीक है, और 1,17,783 करोड़ ये पिछले साल का आंकड़ा है, प्रीवियस ईयर का। ठीक है, तो यहां पर देख सकते हैं कि योजना मद में इस बार जो है कम खर्चा होगा और गैर योजना मद में ज्यादा खर्चा होगा। ठीक है, ये आंकड़ा आपको बताता है। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं कुछ और फैक्ट जो है। कुल कितने का बजट? 2,37,691.19 करोड़ रुपए का बजट। ठीक है, अब इस बजट में टोटल व्यय कितना होगा? व्यय किसको कहते हैं? जो आप खर्च करते हैं उसको कहते हैं व्यय। ठीक है, एक्सपेंडिचर जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है एक्सपेंडिचर। तो कोई भी जो बजट होता है उसका दो भाग होता है, एक होता है आपका आमदनी आय, एक होता है आय, एक होता है आपका ये खर्च या व्यय। ठीक है, और आय में से व्यय को घटा देंगे तो क्या बचता है? हमारा बचत बचता है। तो यही तो बजट है ना, यही तो बजट है। घर का भी आप देखते हैं तो घर में कहीं से आप कमा के लाते हैं या फिर आपके पिताजी लाते हैं तो वो आमदनी हो गई। अब उसमें माँ या फिर घर के काम में खर्चा होता है तो वो हो गया व्यय। अब आमदनी में से खर्चा को निकाल देंगे तो क्या निकलेगा? बचत निकलेगा। और ये सब मिला करके आय, व्यय और बचत तीनों का जो लेखा जोखा रखा जाता है उसी को न कहते हैं बजट, उसी को तो कहते हैं बजट। तो यहां पर कुल व्यय यदि देखें, कुल व्यय मतलब कुल खर्च जो होगा वो कितना होगा? तो 2,37,691.19 करोड़ रुपया होगा। अब इस व्यय में से भी कुछ है राजस्व व्यय और कुछ है पूंजीगत व्यय। ठीक है, राजस्व व्यय यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें तो 1,91,956.67 करोड़ रुपए यह जो होगा आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, राजस्व व्यय होगा। और यह कुल व्यय का कितना है? 80.76% है। मतलब मैक्सिमम व्यय जो होगा वो राजस्व व्यय ही होगा। और उसके बाद है पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय जो होगा वो कितना होगा? 45,734.52 करोड़ रुपया होगा। ये कुल व्यय का 19.24% है। तो अधिकतर व्यय जो होगा वो किस मामले में होगा? राजस्व व्यय के मामले में होगा। अब है प्राप्तियां। ये जो आय मैंने बोला था यही है आपकी प्राप्तियां। तो राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां। कुल प्राप्तियों का अनुमान कितना है? 2,37,891.94 करोड़ रुपए। ठीक है, तो ये आंकड़ा आपको याद रखना है। राजस्व प्राप्तियां देखें तो राजस्व प्राप्तियां कितनी हो सकती है? 1,96,704.51 करोड़ रुपए। और पूंजीगत प्राप्तियां कितनी हो सकती है? ये हो सकती है 41,187.43 करोड़ रुपए। तो देख सकते हैं यहां पर भी राजस्व प्राप्तियां ज्यादा होंगी तो राजस्व व्यय ज्यादा होगा, पूंजीगत प्राप्तियां कम होगी, पूंजीगत व्यय भी कम होगा। ठीक, चलिए अब देख लेते हैं राजस्व व्यय, राजस्व बचत। तो ये जो प्राप्तियां हैं इनमें से खर्च को घटा देंगे, व्यय को घटा देंगे तो क्या बचेगा? रेवेन्यू सरप्लस बचेगा। अब राजस्व प्राप्तियां माइनस राजस्व व्यय कर देते हैं तो ये आपका निकल जाता है रेवेन्यू सरप्लस यानी कि राजस्व बचत। तो देख सकते हैं आप राजस्व प्राप्तियां हमारी कितनी थी? ये थी 1,96,704.51। तो यहां पर मैंने लिख दिया। राजस्व व्यय हम लोग देख चुके हैं 1,91,956.67 करोड़ रुपए, तो उसको भी मैंने यहां लिख दिया। ठीक है, अब इन दोनों को घटा दीजिए तो कितना बचेगा? 4,747.84 करोड़ रुपए। और ये कितना होगा? जीएसडीपी का 0.64% होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़ा आपको याद रखना चाहिए। राजस्व बचत कितना होगा? पूरे जीएसडीपी का, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसको कहा जाता है, घरेलू राज्य सकल उत्पाद। ठीक है, तो यह कितना होगा? 0.64% होगा टोटल का, ये मतलब जीएसडीपी का। ठीक, अब नोट है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। 2005-06 से वर्ष 2018-19 तक राज्य में कुल राजस्व बचत कितना हुआ था? 75,043 करोड़ रुपए हुआ था। मतलब ये कितना साल हो गया? 2005-06 से लेकर 2018-19, तो ये कितना साल हो गया? आप सोच सकते हैं लगभग 15 साल।
15 साल हुआ ना, लगभग 15 साल हो गया। 15 साल में 75,043 करोड़ रुपया हुआ था राजस्व बजट टोटल। ठीक, तो ये कुछ आंकड़े दिए गए। चलिए आज हम लोग देखेंगे फिस्कल डेफिसिट के बारे में। ठीक है, तो कुल गैर ऋण व्यय जो होता है उसमें से कुल गैर ऋण आय को घटा दे तो ये हो जाता है आपका राजकोषीय घाटा। घाटा कब होगा? घाटा कब होगा? जब आपका व्यय जो होगा वो ज्यादा होगा और आय जो होगा वो कम होगा। ठीक है, आय कम होगा और व्यय ज्यादा होगा, तभी तो आपको राजकोषीय घाटा होगा ना। मतलब आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, कहने का ये मतलब है। तो फिर यहां पर क्या होगा? व्यय ज्यादा हो गया और आय कम हो गया। ठीक है, तो व्यय में से आय को घटा लिए। गैर ऋण आय क्या हो गया? मतलब गैर ऋण कहने का मतलब क्या? ऋण से परे, मतलब जो डेप्ट है, जो कर्ज है सरकार के ऊपर, उससे उसके बाद कर्ज को छोड़कर जो बाकी है, ठीक है, उसके बारे में बात हो रहा है। तो कर्ज को छोड़कर जो व्यय है गैर ऋण व्यय, और उसमें से गैर ऋण आय को क्या करना है? घटा देना है। तो ये टोटल मिलाकर के कितना हुआ? 25,885.10 करोड़ रुपया, जो कि जीएसडीपी का 3.47% होगा। निश्चित तौर पर याद रखिएगा, महत्वपूर्ण आंकड़ा है। अब बजट के कुल व्यय में स्कीम व्यय का हिस्सा कितना? तो ये है 1,230.25 करोड़ रुपए। ठीक है, स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय का हिस्सा कितना? मतलब स्थापना करने मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी सब जो काम होता है उसके बारे में है। तो ये जो है 1,37,460.94 करोड़ रुपए। ठीक है, तो ये सब जितने आंकड़े मैं बता रहा हूं, आंकड़े तो वैसे हजारों की संख्या में होते हैं बजट में, लेकिन जो जो महत्वपूर्ण आंकड़े पूछे जा सकते हैं केवल मैंने वही इंक्लूड किया है। तो निश्चित तौर पर ये सारे आंकड़े याद रखिएगा। टोटल कितना होगा दोनों को मिला करके? कितना होगा? तो ये कितना हो गया? 2,37,691.19 करोड़ रुपए। ठीक है, याद आपको निश्चित तौर पर रखना है, बोलना नहीं है। अब देख लेते हैं, अच्छा हम लोग जो खर्च करते हैं, बजट जो बनाते हैं, वो कैसे बनाते हैं? कहीं से रुपया आता है, मतलब आमदनी होती है, पिताजी लाते होंगे, आप लाते होंगे, घर में कोई ना कोई जो कमाने वाले सदस्य हैं वो लाते हैं। ठीक है, तो रुपया कहीं से आता है और उसके बाद कहीं पे जाता है। ठीक है, मतलब खर्च होता है। तो ये दोनों का जो आंकड़ा होता है इसी को ना बजट कहते हैं। तो रुपया कहां से आता है? टॉप 3 जो मद हैं जहां से रुपया आता है वो देख लेते हैं। तो केंद्रीय करों में राज्य के हिस्से से, केंद्रीय जो कर होता है, चाहे वो आपका कोई भी जो कर केंद्र लगाती हो, चाहे वो आपका जीएसटी ही क्यों ना लगता हो, जीएसटी में भी राज्यों का हिस्सा होता है ना। तो उस तरह के करों में राज्य का जो हिस्सा होता है उससे कितना आता है? 46% आता है। केंद्र सरकार के सहायता अनुदान से, बहुत सारे मामलों में केंद्र सरकार जो है वो सहायता देती है राज्य सरकारों को विभिन्न योजनाओं को चलाने में, विभिन्न जो फ्लड वगैरह है या फिर कोई आपदा आ गई तो उस समय सहायता अनुदान मिलता है, तो उससे 30% आता है। और राज्य का अपना राजस्व जो होता है, जो राज्य टैक्स वसूलती है ना, उससे कितना आता है? तो ये आता है 21%। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। सबसे ज्यादा किससे आया? सबसे ज्यादा आया केंद्रीय करों में राज्य के हिस्से से। ठीक, अब रुपया कहां जाता है? तो सामाजिक से, मैंने आपको पहले ही बताया सोशलिस्ट गवर्नमेंट है हमारे यहाँ। तो सामाजिक सेवा पर सबसे ज्यादा 41% जाता है। ठीक है, सामाजिक सेवा पर मतलब जो विभिन्न समाज कल्याण के लिए जो विभिन्न योजनाएं हैं, ठीक है, छात्रवृत्ति योजना हो गया या फिर आपका किसी स्टूडेंट्स के लिए योजना हो गया, मतलब ये सब पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस पर सबसे ज्यादा खर्च होता है या फिर कहां से सबसे ज्यादा आमदनी होती है, ये सब तरह का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं बिहार बजट 2022-23 में विकास के लिए 6 सूत्र तय किए गए हैं। ठीक है, अब ये कौन कौन से सूत्र हैं वो जरा सा देख लेते हैं। तो स्वास्थ्य है, सबसे पहला है स्वास्थ्य, उसके बाद है शिक्षा, उसके बाद है उद्योग एवं उद्योग में निवेश, उसके बाद है कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, उसके बाद है आधारभूत संरचना और तब लास्ट में है कल्याण। तो ये 6 जो सूत्र हैं इनमें अलग अलग राशियां खर्च की गई हैं। स्वास्थ्य में देखें तो 16,134.39 करोड़ रुपए, शिक्षा में देखें तो 39,191.87 करोड़, उद्योग एवं उद्योग में निवेश पर देखें तो 1643.74 करोड़, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की बात करें तो 7,712.30 करोड़,
आधारभूत संरचना ग्रामीण एवं शहरी की बात करें, मतलब रोड हो गया, पुल हो गया, ये सब पर तो 29,749.64 करोड़, और कल्याण पर यानी कि विभिन्न वर्गों का जो कल्याण किया जाएगा उस पर 12,375.07 करोड़। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो 6 सूत्र घोषित किए गए उसमें सबसे ज्यादा खर्च किस पर होगा, तो ये शिक्षा के मद में होगा। ठीक है, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए, अब है कि इन 6 सूत्रों के आधार पर सरकार स्कूली शिक्षा को बेहतर बनाना चाहती है और इसलिए 6 सूत्रों में शिक्षा और आधारभूत संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे अधिक पैसे खर्च किए जाएंगे। यह हम लोगों ने उस फिगर में भी देखा। बजट के तहत राज्य में निजी निवेश एवं उद्योग को बढ़ावा देने के लिए अंडर द बजट द स्टेट गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी, स्टार्टअप पॉलिसी एटसेट्रा हैव बीन इम्प्लीमेंटेड टू प्रमोट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड इंडस्ट्री इन द स्टेट। तो यह जो है आपका औद्योगिक प्रोत्साहन नीति और स्टार्टअप नीति इत्यादि जो है वो लागू किया गया है, ताकि राज्य में जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, जो निजी निवेश है और जो इंडस्ट्रीज है उनको बढ़ावा दिया जा सके। इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021 के तहत 151 इथेनॉल उत्पादन उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं। यह भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इथेनॉल आजकल बहुत 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 ज्यादा चर्चा में है, इथेनॉल नीति। ठीक है, अब थोड़ा सा जो है हमको देखना है क्या चीज, टू द पॉइंट, संपूर्ण बजट के बारे में, बिहार के बजट के बारे में टू द पॉइंट हम लोगों को बातें देखनी है। ठीक है, जो यहां से क्वेश्चन निश्चित तौर पर पूछे ही जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए वर्ष 2020-21 में बिहार का कृषि विकास दर कितना रहा था, 3.7% रहा था। ठीक है, याद रखिएगा। वर्ष 2021 के मई महीना में यास तूफान के कारण बिहार के 16 जिलों के 102 प्रखंडों में, प्रखंड मतलब ब्लॉक, तो 102 प्रखंडों में 73,085 हेक्टेयर में फसल क्षति हुई थी। ठीक है, तो यास तूफान जो आया था उससे कितने जिलों में क्षति हुई, 16 जिलों में। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बिहार बजट के अनुसार 2021 में पहली बार दलहन एवं तिलहन बीज के मिनी किट का वितरण किया गया था। ठीक है, तो यह कब किया गया था, पूछा जा सकता है कि किस वर्ष किया गया। मतलब बिहार बजट के अनुसार पहली बार दलहन एवं तिलहन के, तिलहन मतलब क्या, जिससे तेल निकाला जाता है, तो तिलहन बीज के मिनी किट का वितरण किस वर्ष किया गया, यह पूछा जा सकता है। तो 2021 में किया गया। ठीक है, वर्ष 2021 में पहली बार बिहार से 1000 किलो शाही लीची और 500 किलो आम लंदन निर्यात किए गए। तो कहां निर्यात किए गए, लंदन निर्यात किए गए। ठीक है, और शाही लीची जो है वो दुबई भी निर्यात किया गया था। ठीक है, शाही लीची को दुबई भी निर्यात किया गया था। साथ में राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री के लिए भी भेजा गया था मुजफ्फरपुर से शाही लीची। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो ये सब 2021 की बात है, और इस साल भी शाही लीची भेजा गया है। ठीक है, 2022 में भी। चलिए, यही बातें जो है यहाँ पर अंग्रेजी में लिखी हुई हैं, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, बिहार के गंगा नदी के दोनों किनारे के जिलों में जैविक कॉरिडोर की स्थापना की गई है। ठीक है, यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैविक कॉरिडोर की स्थापना की जा रही है। बिहार के किसानों को जैविक प्रशिक्षण के साथ साथ जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए 11,500 करोड़ रुपए प्रति एकड़ की आर्थिक सहायता दी जाती है। मतलब 1 एकड़ जमीन है तो 11,500 रुपए आपको आर्थिक सहायता दी जाएगी जैविक खेती के प्रोत्साहन के लिए। ठीक है, मतलब जैविक खेती कीजिए, बायो एग्रीकल्चर कीजिए, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर कीजिए। ठीक है, और उसके लिए पैसा सहायता दिया जाएगा। ठीक, याद रखिएगा कितना सहायता राशि, 11,500 रुपया प्रति एकड़। बिहार बजट के अनुसार मधुबनी जिला, जिसमें सुखेत मॉडल जो है, एक मॉडल चलाया जा रहा है, सुखेत मॉडल। इसमें क्या होता है कि गोबर एवं फसल अवशेष देने वाले परिवार को गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, मतलब आपके पास गाय है या फिर कोई दुधारू जानवर है, तो उसका गोबर जो है आप जाकर के दीजिए, सरकार को बेचिए या फिर जो सरकार के जो प्रतिनिधि है उनको दीजिए। फसल का जो अवशेष होता है, जैसे धान वगैरह है, तो धान का तो हम लोग चावल तो निकाल लिए उसमें से, लेकिन जो अवशेष बच गया, डंठल जो बच गया, जिसको पुआल कहते हैं या फिर कह सकते हैं आप क्या कहते हैं, पराली कहते हैं, तो वो जाकर के दीजिए, आप गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव को दीजिए और वो क्या देंगे, उसके बदले आपको गैस सिलेंडर देंगे। तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है, पर्यावरण का भी जो है रक्षा हो जाएगा और
क्या होगा, किसानों को भी फायदा हो जाएगा। तो इसको कहा जाता है सुखेत मॉडल, सुंदर खेत मॉडल। सु मतलब सुंदर और खेत का मतलब जानते ही हैं, जमीन जो होती है जहां पर किसान की जाती है, खेती की जाती है। तो सुखेत मॉडल का जो चर्चा है वो प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात कार्यक्रम में भी किया था, ठीक है। तो ये कहाँ चलाया गया है, मधुबनी जिला में। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पूछा भी जा सकता है, इसलिए याद जरूर रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। बिहार बजट 2021-22 के अनुसार राज्य में कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 3 महाविद्यालयों को स्वीकृति प्रदान की गई है। 3 एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स आर अप्रूव्ड, ठीक है। ये जो है अप्रूवल दिया गया है 2021-22 के बजट में। कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय आरा, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग कॉलेज आरा, इसके अलावा कृषि जैव प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजिकल कॉलेज सबौर भागलपुर, और कृषि व्यवसाय प्रबंधन महाविद्यालय पटना, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चरल बिजनेस मैनेजमेंट पटना, ठीक है। तो ये 3 जो है इसको एक्सेप्टेंस दिया गया है, अप्रूवल दिया गया है, ठीक है, ताकि कृषि के क्षेत्र में जो रिसर्च है और एजुकेशन उसको बढ़ावा दिया जा सके। तो याद रखिएगा ये तीनों का ही नाम। भूमि एवं जल संरक्षण कार्यक्रमों के तहत 7 निश्चय पार्ट 2 कार्यक्रम के अंतर्गत 30 फीट तक के 361 पक्का चेक डैम का निर्माण किया जाएगा। याद रखिएगा, अंडर द लैंड एंड वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम 361 पक्का चेक डैम्स ऑफ 30 फीट विल बी कंस्ट्रक्टेड अंडर 7 निश्चय पार्ट 2 प्रोग्राम, ठीक है। राज्य के सभी 189 लाख पशुओं की पहचान हेतु दिसंबर 2021 में ईयर टैगिंग किया गया था, ठीक है। तो टोटल कितने पशु हैं, 189 लाख पशु हैं राज्य में, याद रखना चाहिए आपको। नेक्स्ट, वित्त वर्ष 2021-22 में 1000 दुग्ध सहकारी समितियों का गठन कॉम्फेड पटना के द्वारा किया जा रहा है। बिहार बजट 2021-22 में दुग्ध चूर्ण पोषक सुधा चर्चा में रहा था। तो ये पूछा जा सकता है कि पोषक सुधा क्या है, पोषक सुधा क्या है, ये पूछा जा सकता है ना क्वेश्चन में। तो क्या है, दूध चूर्ण है, मतलब दूध का जो चूर्ण है, जैसे अमूल वगैरह का देखते हैं ना आप, दूध का चूर्ण आता है। मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, अलग अलग कंपनियों का आता है, पतंजलि वगैरह का, सबका आता है, दूध का चूर्ण आता है। उसको गर्म पानी में डालिए और वो दूध बन जाता है और उससे चाय वगैरह बनाया जाता है, ठीक है। तो ये दुग्ध चूर्ण है, नाम क्या है, पोषक सुधा। लॉकडाउन के समय आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों को पोषक तथा होम डिलीवरी के रूप में उपलब्ध कराया गया। पोषक सुधा जो है वो लॉकडाउन के समय होम डिलीवरी किया गया बच्चों के लिए, ठीक है, लॉकडाउन के समय, ओके, आंगनवाड़ी केंद्रों के बच्चों को। वर्ष 2021 में बिहार में मत्स्य उत्पादन कितना हुआ, 6.83 लाख मीट्रिक टन हो गया। बहुत 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 इंपॉर्टेंट, मत्स्य उत्पादन में बिहार का स्थान भारत में कितना है, 4th है, 4th रैंक है, याद रखिएगा। मत्स्य उत्पादन में बिहार का भारत में 4था रैंक है। और बिहार में प्रति व्यक्ति मत्स्य की उपलब्धता कितनी है, 9.6 किलोग्राम, ये भी आपको याद रखना चाहिए। 9.6 किलोग्राम है प्रति व्यक्ति मत्स्य की उपलब्धता, कहां, बिहार में, ठीक। चलिए ये आपको निश्चित तौर पर याद रखना चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, देशी गोवंश के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु गोवंश विकास संस्थान की स्थापना बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना में की जाएगी। तो याद रखिएगा, गोवंश विकास संस्थान की स्थापना कहाँ की जाएगी, तो बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना में की जाएगी। नेक्स्ट, बिहार राज्य के फसल सहायता योजना पोर्टल को कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा ई गवर्नेंस के लिए अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस प्रदान किया गया। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा ई गवर्नेंस के लिए अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस किसको प्रदान किया गया, तो फसल सहायता योजना पोर्टल को। कहां का पोर्टल है, तो बिहार का पोर्टल है। नेक्स्ट, जयनगर मधुबनी जिले में कमला नदी पर बैराज के निर्माण कार्य की जानकारी बिहार बजट 2021-22 में दी गई है। तो कमला नदी पर बैराज का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, जयनगर मधुबनी जिले में किया जा रहा है। ये सब क्वेश्चन बन सकते हैं, वो मैं बता रहा हूं, ठीक है। गंगा उद्वह योजना एवं जल जीवन हरियाली अभियान के तहत, यह अभिमान नहीं, सॉरी, राइट लिखने में गलती हो गया है, यह अभियान होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा यह अभियान है। अभियान के तहत राजगीर, गया, बोधगया एवं नवादा शहरों में गंगा के पानी को पाइपलाइन के सहारे पेयजल उपलब्ध कराई जाएगी। तो कहां कहां
जो है पाइपलाइन के जरिए पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा जल जीवन हरियाली अभियान के तहत और गंगा उद्वह योजना के तहत। तो नाम याद रखिएगा, राजगीर, गया, बोध गया एवं नवादा। ठीक है, ये चारों शहरों का नाम याद रखना चाहिए। और इस पाइपलाइन की कुल लंबाई कितनी होगी? 150.58 किलोमीटर होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? गया के विष्णुपद मंदिर के पास फल्गु नदी में पूरे वर्ष जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु बजट में 266.50 करोड़ रुपए की रबर डैम बनवाने का प्रावधान किया गया है। तो ये किस नदी के लिए किया गया है? फल्गु नदी के लिए। फल्गु नदी कहाँ स्थित है? तो गया में, गया या बोध गया कह सकते हैं। इसी को क्या कहा जाता है? निरंजना नदी कहा जाता है। और इसी के तट पर क्या हुआ था? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोधि वृक्ष के नीचे। ठीक है, तो निरंजना नदी या फल्गु नदी का जो मुख्य धारा है वही है निरंजना नदी। ठीक है, और विष्णु मंदिर जो है, विष्णुपद मंदिर कहाँ है? तो वो भी गया में है। ठीक है, रबर डैम कहाँ बनवाया जाएगा? तो विष्णुपद मंदिर के पास। ठीक है, कितना प्रावधान किया गया है? तो 266.50 करोड़ रुपए। इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा सकता है, एक पॉइंट से 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। बिहार बजट के अनुसार मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना के तहत बिहार के सभी ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति कराई जाएगी। तो किस योजना के तहत कराई जाएगी? तो मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना। याद रखिएगा नाम, मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना। 15वें वित्त आयोग के अनुशंसा के तहत वित्त वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2025-26 तक, मतलब टोटल कितना साल हो गया? 5 साल में तक बिहार राज्य के त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थानों के लिए टाइड एवं अनटाइड के रूप में 19,561 करोड़ रुपए अनुदान की राशि अनुशंसित की गई है। तो कितना राशि दिया जाएगा? 19,561 करोड़ रुपया दिया जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, त्रिस्तरीय पंचायत के लिए, जो 3 लेवल पंचायत होता है, किसने रिकमेंड किया था? त्रिस्तरीय पंचायत। कमेंट में लिखिएगा, कई बार बता चुका हूं। ठीक है, तो ये लिखिएगा जरा सा, कौन सी समिति थी जिसने त्रिस्तरीय पंचायत की संस्तुति की थी और कब की थी? ठीक है, और कौन कौन सा लेवल होता है पंचायत का जो त्रिस्तरीय है, उसमें कौन कौन सा लेवल होता है? ठीक है, ये सब कमेंट में लिखिएगा यदि आपको आता है तो। और फिलहाल याद रखिएगा कि 19,561 करोड़ रुपया दिया जाएगा त्रिस्तरीय पंचायत के लिए। ठीक, चलिए इस वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2025-26 तक के लिए, मतलब टोटल कितने? 5 साल के लिए। टोटल 5 साल के लिए पंचायती राज विभाग को स्वास्थ्य प्रक्षेत्र यानी कि हेल्थ सेक्टर में कुल कितने करोड़ रुपया दिया गया है? तो 4802.88 करोड़ रुपया की अनुशंसा की गई है। और बिहार में वर्तमान में कौन सा? सिक्स्थ राज्य वित्त आयोग कार्यरत है। यह याद रखिएगा, बिहार में कौन सा राज्य वित्त आयोग कार्यरत है? 6th है। ठीक है, बिहार के पंचायत आम चुनाव 2021 में पहली बार बायोमेट्रिक्स प्रणाली की व्यवस्था की गई। बायोमेट्रिक्स प्रणाली क्या होती है? जब देखते हैं आप लोग किसी ऑफिस वगैरह में जाते हैं, और बायोमेट्रिक्स ये भी कह सकते हैं, जैसे मोबाइल को ओपन करने के लिए आपको अपने अंगूठे का छाप देना पड़ता है ना, या फिर आधार वेरिफिकेशन कराने जाते हैं बैंक में, आप पैसा वगैरह का निकासी करने जाते हैं, वहां पर भी आप देखते होंगे बायोमेट्रिक्स प्रणाली होती है। मनरेगा के तहत वर्ष 2021-22 के लिए बिहार में 20 करोड़ मानव दिवस के सृजन का लक्ष्य रखा गया। ठीक है, तो क्या लक्ष्य रखा गया? 20 करोड़ मानव दिवस के। ठीक है, और उसमें जनवरी 2022 तक 12.01 करोड़ मानव दिवस सृजित हुआ। इसमें महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? 54.2%। तो महिलाओं की भागीदारी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट, केंद्र प्रायोजित स्वच्छ भारत मिशन जो है, ग्रामीण है, रूरल है, उसके समानांतर बिहार राज्य में लोहिया स्वच्छता योजना चल रही है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि स्वच्छ भारत मिशन के पैरेलल बिहार में कौन सी योजना चल रही है? तो लोहिया स्वच्छता योजना। ठीक है, और लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान द्वितीय चरण के अंतर्गत राज्य के 210 प्रखंडों में प्लास्टिक अवशिष्ट प्रबंधन अधोसंरचना इकाई की स्थापना का लक्ष्य है। ये बहुत तगड़ा वाला हिंदी हो गया, तो यहाँ पर याद रखिए, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर यूनिट। ठीक है, 210 ब्लॉक जो है वो तैयार किया जा रहा है, किसके तहत? लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान फेज 2 के तहत। ठीक है, जीविका द्वारा अब तक 10.31 लाख स्वयं
सहायता समूहों का गठन किया गया है। कितने? इसको अंग्रेजी में कहा जाता है सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है, SHG भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो 10.31 लाख स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है, किसके द्वारा? जीविका के द्वारा। और यह दिया गया किसमें? बिहार बजट 2022-23 में दिया गया। कॉम्फेड के साथ समन्वय करके जीविका दीदियों ने डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी का गठन किया है। तो किसके साथ समझौता किया है? कॉम्फेड के साथ, याद रखिएगा, कॉम्फेड के साथ। चलिए आगे देख लेते हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में गैर कृषि गतिविधि के 1.5 लाख परिवारों को इससे लाभान्वित करने का लक्ष्य है। वो जो कॉम्फेड के साथ समझौता किया गया है डेयरी के लिए, उससे 1.5 मतलब 1.5 लाख परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार जीविका दीदियों द्वारा दीदी की रसोई का संचालन स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से कराया जा रहा है। तो ये पूछा जा सकता है कि जीविका के द्वारा जो दीदी की रसोई चला जा रहा है वो किस विभाग के सहयोग से? तो आंसर क्या हो जाएगा? स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से। वित्तीय वर्ष 2021-22 में स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से कुल 51 दीदी की रसोई खोला गया और वित्तीय वर्ष 2022-23 में 9 और, मतलब इसमें 9 और जोड़ा जाएगा, ठीक है, तो 9 प्लस हो जाएगा और टोटल कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा 60। पहले से 51 है और अब 9 और जुड़ जाएगा तो टोटल हो जाएगा 60। तो ये दीदी की रसोई खोलने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट, बिहार बजट के अनुसार ग्रामीण युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का क्रियान्वयन जीविका के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ओके, वित्तीय वर्ष 2022-23 में इस योजना के तहत कुल 12,000 युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कितने युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा? तो 12,000 युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। किसके तहत? पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत। और कौन करेगी? तो जीविका के द्वारा क्रियान्वयन किया जा रहा है। बिहार बजट के अनुसार बिहार के कुल 101 प्रखंडों में, टोटल 101 प्रखंडों में सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र का निर्माण किया जा रहा है। जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर है उसका निर्माण किया जा रहा है। टोटल कितने प्रखंडों में? 101 ब्लॉक में, 101। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 रिपोर्ट में सर्वश्रेष्ठ गंगा टाउन टॉप 10 रैंकिंग में बिहार के कितने शहर हैं? 5 शहर हैं। कौन कौन है? पटना, हाजीपुर, छपरा, मुंगेर और बेगूसराय, ठीक है। तो ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये निश्चित तौर पर आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है। इसके अलावा स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के रिपोर्ट के अनुसार बिहार के सुपौल शहर को GFC कैटेगरी में फर्स्ट स्टार रैंकिंग प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो यह भी जो है आपको याद रखना है, किस शहर को स्टार रैंकिंग प्राप्त हुआ है GFC कैटेगरी में? तो यह है सुपौल शहर बिहार का। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार 24 नगर निकायों को ODF प्लस ओपन डिफेकेशन फ्री, खुले में शौच मुक्त घोषित किया जा चुका है। कितने? 24 नगर निकायों को, ठीक है। और 118 नगर निकाय जो है वो ODF प्लस की ओर अग्रसर है, ठीक है। ये ओपन डिफेकेशन फ्री प्लस है, ठीक है, ओपन डिफेकेशन फ्री प्लस है, याद रखिएगा, ठीक। और 118 नगर निकाय जो है वो ODF प्लस होने की ओर अग्रसर है, मतलब वो भी जल्दी ही हो जाएंगे। इन 118 नगर निकायों में कचरे से कंपोस्ट तैयार किया जा रहा है। नेक्स्ट, मोक्ष धाम योजना के तहत बिहार के सभी जिला मुख्यालय में सप्ताह गृह का निर्माण कराया जा रहा है। तो सप्ताह गृह के निर्माण के लिए कौन सा योजना है? मोक्ष धाम योजना, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं। बिहार के सभी 142 नगर निकायों में सम्राट अशोक भवन का निर्माण करवाया जाएगा, ठीक है। तो कितने में? 142 नगर निकायों में, ठीक है। जितने टोटल नगर निकाय कितने? 142 है। अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन अमृत योजना जो है, अटल रिन्यूएबल एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन मिशन, ठीक है, अमृत योजना, इसके तहत बिहार के 1 लाख से अधिक आबादी वाले 12 नगर निगमों में यह कार्यान्वित की जाएगी, इंप्लीमेंटेड की जाएगी। तो अमृत योजना कितने नगर निगम में कार्यान्वित होगी? 12 नगर निगम में। और कौन कौन से ऐसे नगर निगम होंगे? तो 1 लाख से अधिक जहां आबादी है वैसे। अमृत अर्बन 2.0 का आरंभ 1 अक्टूबर 2021 को किया गया और इसके तहत सभी नगर निकायों में जलापूर्ति या पार्क बनाए जाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इस स्मार्ट सिटी मिशन में बिहार के 4 शहर शामिल किए गए हैं,
जिन पर लगातार कार्य जारी है। तो कौन कौन सा शहर है? भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना और बिहार शरीफ। ठीक है, ये 4 शहर शामिल किए गए हैं। निश्चित तौर पर आपको याद रखना है, ये VVI पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। निश्चित तौर पर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, पटना में तो बहुत सारा काम चल रहा है, बाकी शहरों का मुझे नहीं पता। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार राज्य का हरित आवरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना हो गया है? 15% हो गया है। 15% निश्चित तौर पर आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, ये पक्का पूछेगा। ठीक है, जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत वर्ष 2021-22 में कुल 5 करोड़ पौधों के रोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। जनवरी 2022 तक कुल 387 लाख पौधों का रोपण किया जा चुका है। ठीक है, तो 3,87,00,000 पौधे जो है वो रोपे जा चुके हैं। ठीक, और लक्ष्य पूरा हुआ या नहीं ये हम लोग आगे जरूर देखेंगे, क्योंकि ये बजट पढ़ रहे हैं इसलिए अभी नहीं है। आगे जब हम लोग बिहार का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो वहां पर ये लक्ष्य पूरा हुआ या नहीं हुआ ये पता चलेगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। बिहार बजट के अनुसार मुख्यमंत्री निजी पौधशाला योजना के अंतर्गत एवं कुल 365 पौधशाला इकाइयां स्थापित की जाएंगी, जिसमें 210 इकाइयां जीविका दीदी तथा 155 इकाइयां कृषकों को आवंटित की जाएगी। तो किसको कितना किया जाएगा याद रखिएगा, और टोटल 365 पौधशाला इकाइयां स्थापित की जाएंगी ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और किस योजना के अंतर्गत? तो मुख्यमंत्री निजी पौधशाला योजना, और इस योजना के तहत टोटल 73 लाख पौधे उगाए जाएंगे, ये भी याद रखिएगा। बिहार के प्रवासी पक्षियों के लिए प्रथम बर्ड रिंगिंग एंड मॉनिटरिंग स्टेशन की स्थापना हेतु बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के साथ समझौता किया गया। VVI पॉइंट, VVI का मतलब समझते हैं ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। किसके साथ समझौता किया गया है? तो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के साथ। ठीक है, और ये प्रथम होगा बिहार का, इसलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार बिहार में पहली बार पक्षी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? भागलपुर जिले में किया गया। भागलपुर जिले में किया गया, याद रखिएगा। और बिहार के में प्रथम राजकीय महोत्सव कलरव का आयोजन 15 से 17 जनवरी 2022 को जमुई जिले के नागी नकटी पक्षी आश्रयणी अभ्यारण्य कह सकते हैं वहां किया गया था। ये भी VVI है। ठीक है, ये पूछा भी जा चुका है बिहार के एग्जाम्स में। ठीक है, तो कलरव पक्षी महोत्सव बिहार का पहला था, इसलिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार 400 एकड़ के जू सफारी का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? राजगीर के स्वर्णगिरी तथा वैभवगिरी पहाड़ियों के घाटी क्षेत्र में किया गया है। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट। कितने एकड़ में है? 400 एकड़ में। कहाँ किया गया है? तो राजगीर में। राजगीर में कहा? तो स्वर्णगिरी और वैभवगिरी पहाड़ियों की घाटी में। किस चीज का निर्माण? तो जू सफारी का निर्माण। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट, जाकर के घूमिए भी, बहुत महत्वपूर्ण जगह है, मनोरम जगह है। जू सफारी के 500 हेक्टेयर वन क्षेत्र में नेचर सफारी की भी स्थापना की गई है। नेचर सफारी में 40 मीटर का ग्लास सस्पेंशन ब्रिज भी लगाया गया है। याद रखिएगा, कितना मीटर का? 40 मीटर का ग्लास सस्पेंशन ब्रिज लगाया गया है। वर्ष 2020 में बिहार का पहला और देश का 38वां रामसर साइट कांवरताल बेगूसराय को घोषित किया गया। किसको घोषित किया गया? बिहार का पहला रामसर साइट, तो 38वां शहर। रामसर जो है ना, दरअसल ईरान का एक शहर है। ईरान का एक शहर है रामसर, जहां पर एक सम्मेलन हुआ था। ठीक है, उसी सम्मेलन के अनुसार जो है विभिन्न जो क्षेत्र होते हैं, विभिन्न जो क्षेत्र होते हैं उनको संरक्षित घोषित किया जाता है। ठीक है, जो भी आपके वेटलैंड्स होते हैं, नम भूमि जिसको हिंदी में कहा जाता है, वेटलैंड्स के संरक्षण के लिए यह समझौता हुआ था, रामसर समझौता, और उसी के तहत किया जाता है। तो भारत का 38वां और बिहार का पहला रामसर साइट कांवरताल बेगूसराय को घोषित किया गया। बिल्कुल याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में 2 नई योजनाएं, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना को 18 जून 2021 से लागू किया गया है। ठीक है, तो यह भी इंपॉर्टेंट है। कौन सी 2 योजना? याद रखिएगा, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना। ठीक है, नेक्स्ट, अस्थायी और वैकल्पिक ईंधन को प्रोत्साहित करने तथा जीवाश्म ईंधन तेल के आयात को कम करने के उद्देश्य से बिहार सरकार ने 17 मार्च 2021 से इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021 को लागू किया। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट। याद रखिएगा, कब से किया गया है? 17 मार्च 2021 से। ठीक है, और ये जो है बिहार
वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट्स है जहां पर इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति लागू किया गया है। ठीक है, बिहार के गया जिला में डोभी अंचल में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्थापित किया जाएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, कहां पर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्थापित किया जाएगा? तो बिहार के गया जिला में डोभी अंचल में। गया जिला निश्चित तौर पर याद रखिएगा, डोभी अंचल याद रखिए जाना। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2021 में बिहार की तरफ से बिहार उद्योग विभाग ने भागीदारी की। याद रखिएगा, किस विभाग ने? बिहार उद्योग विभाग ने। और उद्योग विभाग बिहार को इस मेले में स्वर्ण पदक से नवाजा गया। बहुत बड़ी उपलब्धि है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, बिहार बजट के अनुसार क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, टू द पॉइंट हम लोगों ने देख लिया था। यहां पर भी हम लोग वन लाइनर के हिसाब से ही लेकर के चलेंगे। तो देखिए, शुरू करते हैं। खादी मॉल जो पटना में स्थापित किया गया था, गांधी मैदान के पास है, आप देखे होंगे। तो खादी मॉल पटना की तर्ज पर गया, मुजफ्फरपुर एवं राज्य के अन्य शहरों में भी खादी मॉल का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, तो गया और मुजफ्फरपुर ये याद रखिएगा, यहाँ पर निर्माण किया जा रहा है। और अन्य शहरों में भी खादी मॉल का निर्माण किया जाएगा, ऐसा बजट में कहा गया। ठीक है, बीटेक एवं एमटेक कोर्स प्रारंभ करने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी की स्थापना कहाँ की जाएगी? बिहटा पटना में की जाएगी। ठीक है, और यह किसके सहयोग से की जाएगी? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के सहयोग से यह किया जाएगा। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का मुख्यालय जो है वो चेन्नई में है। ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो कहां पर स्थापित किया जाएगा? ये बिहटा पटना में स्थापित किया जाएगा, इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के अंतर्गत बिहार के गर्भवती या धात्री महिलाओं को 5,000 रुपया 3 किस्तों में भुगतान किया जाता है। ठीक है, यह मैं आर्थिक सर्वेक्षण में भी बताया था आपको। और यह जो 5,000 रुपया है यह दिया जा रहा है। ठीक है, और यदि संस्थागत प्रसव होता है, यदि संस्थागत प्रसव होता है तो 1,000 रुपया और दिया जाता है। ठीक है, ये मैंने आर्थिक सर्वेक्षण में भी आपको बताया था। परवरिश योजना के तहत 0 से 18 मतलब जो जन्म लिए हैं, 0 का मतलब जो अभी तुरंत जन्म लिए हैं, और वहां से लेकर 18 वर्ष के बच्चों को 1,000 रुपया प्रति माह आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। ठीक है, तो यह याद रखिएगा, 1,000 रुपया प्रति माह दिया जाता है। किस योजना के तहत? परवरिश योजना के तहत। ठीक है, अंडर द परवरिश स्कीम। मुख्यमंत्री एससी प्लस एसटी यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट प्लस शेड्यूल्ड ट्राइब छात्रावास अनुदान योजना के तहत 1,000 रुपया प्रति माह की दर से एससी एसटी छात्र छात्राओं को छात्रावास अनुदान का लाभ दिया जाएगा। ठीक है, तो इनको जो है दिया जाएगा बेनिफिट ऑफ हॉस्टल ग्रांट। ठीक है, हॉस्टल ग्रांट दिया जाएगा एससी एसटी के छात्रों को। कितना? 1,000 रुपया प्रति माह दिया जाएगा। ठीक है, ताकि वो अपना रह सके और खाना वाना खा सके। मद्य निषेध लागू होने के बाद, मतलब कि जो शराबबंदी लागू हुई है उसके बाद, वैसे लोग जो शराब व्यवसाय के में जीवन यापन कर रहे थे उनके लिए सरकार ने सतत जीविकोपार्जन योजना लागू की है। ठीक है, याद रखिएगा, योजना का क्या नाम है? सतत जीविकोपार्जन योजना, सस्टेनेबल लिवलीहुड स्कीम। ठीक है, और इसके लिए, इस योजना के तहत रोजगार के लिए, मतलब शराब के अलावा अन्य रोजगार के लिए 60,000 रुपए से लेकर 1 लाख तक की आर्थिक मदद की जा रही है। ठीक है, तो जो लोग शराब के व्यवसाय से जुड़े हुए थे वो अन्य व्यवसाय में लग जाए, इसके लिए 60,000 से 1 लाख रुपए तक का आर्थिक मदद दिया जा रहा है। राज्य के नागरिकों के आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा राज्य में 1 अप्रैल 2016 से देसी शराब एवं 5 अप्रैल 2016 से विदेशी शराब पर प्रतिबंध लगाकर संपूर्ण राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू किया गया है। तो शराबबंदी लागू कब से हुई थी ये भी आप याद रखिएगा। 1 अप्रैल 2016 से देसी शराब और 5 अप्रैल 2016 से विदेशी शराब पर प्रतिबंध लगाया गया था। और ये किस लिए किया गया था? तो इकोनॉमिक, सोशल एंड एजुकेशनल इंटरेस्ट ऑफ सिटीजन ऑफ स्टेट बिहार। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो क्या है? यदि कोई तिपहिया वाहन, मतलब कि जो 3 व्हीलर होता है, जिसमें आपका टेम्पो वगैरह आ गया, या फिर जो बैटरी से चलने वाली गाड़ी होती है, हवाई जिसको पटना में हम लोग कहते हैं, तो यदि कोई तिपहिया वाहन या टैक्सी महिला के नाम पर निबंधित होता है, रजिस्टर्ड होता है, तब क्या होगा? उसका चालान स्वयं उस महिला या अन्य महिला के द्वारा यदि दिया जाता है तो उसके लिए वाहन कर में 100% छूट दिया गया। मतलब कि रजिस्ट्रेशन अगर महिला के नाम पर है और उसका चालान जो है वो कोई महिला भरती है, ठीक है, तो उसमें 100% मतलब 100% छूट दिया गया है, फ्री में हो जाएगा। ठीक है,
ई रिक्शा या ई कार्ट के परिचालन को बढ़ावा देने हेतु बैटरी चालित यान या फिर इलेक्ट्रिक वाहन को किसी भी व्यक्ति के लिए कुल कर में 50% छूट दिया जा रहा है। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक वाहन यदि आप लोग खरीदते हैं, जो देखते होंगे पटना में सड़कों पर चलता है बैटरी से चलने वाला जो हवाई है, या फिर कोई भी अन्य भी यदि आप लोग इलेक्ट्रिक वाहन खरीदते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हैं, तो उस पर जो है टोटल जो टैक्स लगता है उसमें 50% का छूट दिया जा रहा है। बहुत अच्छी बात है, इससे पर्यावरण प्रदूषण कम होता है, तो इसको बढ़ावा दिया ही जाना चाहिए। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार वैसे प्रखंड जहां वाहन प्रदूषण जांच केंद्र स्थापित नहीं है, उन प्रखंडों के लिए वाहन प्रदूषण जांच केंद्र प्रोत्साहन योजना लागू की गई है। तो उन प्रखंडों में क्या किया जाएगा, उन ब्लॉक्स में वाहन प्रदूषण जांच केंद्र खोला जाएगा। ठीक है, जो व्हीकल पॉल्यूशन टेस्टिंग सेंटर होता है, आप लोग देखते होंगे 80 रुपया लगता है और आपका व्हीकल का पॉल्यूशन टेस्ट हो जाता है। इस योजना के अंतर्गत प्रदूषण जांच केंद्र के उपयोग में लाए जाने वाले उपकरण के क्रय मूल्य का 50% राशि एवं अधिकतम 3 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि अनुदान के रूप में आवेदक को दिए जाने का प्रावधान किया जा रहा है। यदि कोई एप्लीकेंट है जो कि वाहन प्रदूषण जांच केंद्र खोलना चाहता है, तो 3 लाख रुपए तक का उसको सहायता दिया जाएगा, प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। और ये किस लिए दिया जाएगा, तो जो उपकरण लगते हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट लगते हैं वाहन प्रदूषण जांच के लिए, उसका टोटल कॉस्ट जितना होगा उसका 50% दिया जाएगा। अधिकतम कितने रुपए तक, 3 लाख रुपए तक। ठीक है, मान लिया 6 लाख रुपए का यदि इंस्ट्रूमेंट है तो 3 लाख रुपया दिया जाएगा। 6 लाख से ज्यादा है यदि, तब भी आपको 50% तो दिया जाएगा, लेकिन अधिकतम जो सीमा है वो 3 लाख ही है। तो 7 लाख यदि हो गया तो भी आपको 3 लाख ही दिया जाएगा, 3.5 लाख नहीं दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। बजट 2022-23 के तहत राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में मृतकों के आश्रितों को 5 लाख रुपए एवं गंभीर रूप से घायलों को 50,000 रुपए तत्काल अंतरिम मुआवजा देने का प्रावधान किया जा रहा है। यदि सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है किसी की, तो तुरंत जो है वो 5 लाख रुपया दिया जाएगा उनके आश्रित जो होंगे, और यदि गंभीर रूप से घायल होते हैं तो 50,000 रुपया दिया जाएगा इलाज कराने के लिए। ठीक है, बिहार स्वच्छ ईंधन योजना 2019 के अंतर्गत, ये तो याद रखिएगा, बिहार स्वच्छ ईंधन योजना कब लागू की गई, 2019 में। उसके अंतर्गत पटना नगर निगम क्षेत्र तथा दानापुर, खगौल एवं फुलवारी शरीफ नगर परिषद क्षेत्र की सीमा में डीजल चालित तिपहिया वाहनों के परिचालन को 31 मार्च 2022 से प्रतिबंधित करने का निर्णय बजट 2022-23 के तहत लिया गया है। तो ये जो है आपका 31 मार्च से प्रतिबंधित कर दिया गया है दानापुर, खगौल, फुलवारी शरीफ और पटना नगर निगम क्षेत्र में। ठीक है, डीजल से चलने वाला जो भी आपका 3 व्हीलर है वो नहीं चलेगा। ठीक है, बिहार बजट के अनुसार समग्र शिक्षा के अंतर्गत अब पूर्व बालपन शिक्षा यानी कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन जो है से लेकर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन से लेकर 12वीं कक्षा तक की शिक्षा को आच्छादित किया जाएगा। मतलब कि बिहार बजट के अनुसार समग्र शिक्षा के अंतर्गत अब आपका अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन से लेकर और 12th क्लास तक का टोटल जो एजुकेशन होगा वो सब कवर किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। कोविड-19 के कारण विद्यालय स्कूल जो बंद हुए हैं, उनकी स्थिति में 1 से 12 क्लास तक के विद्यार्थियों के लिए दूरदर्शन मेरा विद्यालय पर डिजिटल पढ़ाई की व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो याद रखिएगा, मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम इसके लिए चलाया गया है। ठीक है, और ये 1st क्लास से लेकर 12th क्लास तक के लिए है। नेक्स्ट है उन्नयन बिहार कार्यक्रम। इसके माध्यम से राज्य के सभी सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम का निर्माण कराया गया है। तो स्मार्ट क्लासरूम का निर्माण जो है वो किसके तहत कराया गया है, उन्नयन बिहार कार्यक्रम के तहत कराया जा रहा है, ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है, स्मार्ट क्लासरूम्स वर कंस्ट्रक्टेड इन ऑल गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी स्कूल्स। उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए नए बने आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना के परिसर में अब कुल 6 शैक्षणिक संस्थान होंगे। There will now be a total of 6 educational institutes in the premises of newly formed Aryabhatta Knowledge University Patna for higher education. अब यहाँ पर देख लेते हैं कि पहले से जो 3 शैक्षणिक संस्थान पहले से है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो 3 पहले से एस्टैब्लिश्ड है, वो है सेंटर फॉर ज्योग्राफिकल स्टडीज, मतलब कि भूगोल की शिक्षा के लिए, स्कूल फॉर जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, ये आपका जो मीडिया वाले होते हैं उनकी पढ़ाई के लिए,
और तीसरा है पाटलिपुत्रा स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र की पढ़ाई के लिए। और जो नए 3 इंस्टीट्यूट होंगे वो कौन कौन होंगे, तो सेंटर फॉर स्टेम सेल टेक्नोलॉजी और सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी और सेंटर फॉर फिलोसफी, मतलब कि दर्शन के लिए, फिलोसफी का मतलब होता है दर्शन, ठीक है, एस्ट्रोनॉमी मतलब हो गया खगोल शास्त्र, ठीक है। तो इन सब चीज के लिए नए नए विद्यालय या फिर जो कॉलेज हैं वो बनाए जाएंगे, ठीक है। किसके तहत, अभी जो मैंने बताया आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के तहत, ठीक है। तो बिहार सरकार के द्वारा पूर्व से स्थापित 13 सरकारी विश्वविद्यालय के अलावा 7 निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना करवाई जा रही है, ठीक है। तो पहले से 13 सरकारी विश्वविद्यालय हैं, ठीक है, इसके अलावा 7 जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं उनकी भी स्थापना बिहार सरकार के द्वारा करवाई जा रही है। बहुत अच्छी बात है, बिहार के बच्चे जो हैं अब बिहार में ही पढ़ेंगे, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। विद्यालयों में जल, स्वच्छता एवं साफ सफाई के वातावरण निर्माण हेतु बिहार सरकार ने बिहार स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार प्रारंभ किया है, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा स्कीम है, बिहार स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार दिया जाएगा। विद्यालयों में जो है आपका पानी की व्यवस्था की जाएगी, स्वच्छता होगी और साथ में साफ सफाई का वातावरण भी होगा, ठीक है। ये जमीन पर उतर जाए ना तो बहुत अच्छा है, बाकी ऐसा हो तो नहीं रहा है, दिख तो नहीं रहा है। राज्य में द्वितीय एम्स की स्थापना दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल लहेरिया सराय के परिसर में किया जा रहा है। तो दूसरा एम्स जो है वो कहाँ बन रहा है, दरभंगा में बन रहा है, लहेरिया सराय में, ये जरूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। पटना चिकित्सा महाविद्यालय के अस्पताल में कुल 5462 बेड के निर्माण के साथ ही विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल यह बन जाएगा, ठीक है। तो टोटल कितने बेड का अस्पताल बन रहा है, 5462, 5462 बेड का अस्पताल बनाया जा रहा है पीएमसीएच में, पटना मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में, ठीक है। ये तो लगभग निर्माण पूरा भी हो चुका है, जाकर के बिल्डिंग आप लोग देख सकते हैं। 100 बेड का स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट की स्थापना इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पटना में की गई है। आईजीआईएमएस जो है उसमें 100 बेड का स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट का स्थापना किया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है मतलब टीकाकरण अभियान जो है, सार्वत्रिक टीकाकरण कार्यक्रम, उसके तहत 12 नए जानलेवा बीमारियों के टीके निःशुल्क सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो 12 नए जानलेवा बीमारियों को इसमें शामिल किया गया है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में, ठीक है। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में 191.65 किलोमीटर राष्ट्रीय उच्च पथों का निर्माण किया गया। मतलब कितना एनएच बनाया गया 2022-23 के अनुसार, कितना बनाया गया एनएच, कितना किलोमीटर 2021-22 में 191.65 किलोमीटर, ठीक है। तो 192 किलोमीटर लगभग सड़क जो है वो बनाया गया है एनएच, ठीक है। बिहार बजट के अनुसार पटना को जाम से मुक्त कराने के लिए कारगिल चौक से पटना साइंस कॉलेज तक डबल डेकर फ्लाईओवर के निर्माण की स्वीकृति दे दी गई है। तो पटना में कहां से कहां तक, कारगिल चौक से लेकर, कारगिल चौक गांधी मैदान के पास है, वहां से लेकर पटना साइंस कॉलेज तक डबल डेकर फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। हाँ सही बात है, वहां पर मोना है, सिनेमा घर और रिजेंट वगैरह है, तो बहुत ज्यादा वहां पर जाम लगता है। बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फर्स्ट के अंतर्गत 181.288 किलोमीटर एवं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2 के अंतर्गत 740.018 किलोमीटर अर्थात कुल 921.306 किलोमीटर पथ निर्माण का कार्य पूर्ण कराया जा चुका है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज के तहत जो है टोटल 921.306 किलोमीटर पथ का निर्माण कार्य पूरा करवाया गया 2021-22 में, ठीक है। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार 2030 तक, ये याद रखिएगा 2030 तक 2030 तक सतत विकास लक्ष्य जो है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है, उसके तहत निर्धारित 17 टोटल लक्ष्य है, आपको पता ही होगा। उसमें से 9 लक्ष्य बिहार ने 2020-21 में ही प्राप्त कर लिया। मतलब टोटल जो 9 लक्ष्य है वो प्राप्त हो चुके हैं, 8 लक्ष्य प्राप्त करना बाकी है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार संकल्प योजना के अंतर्गत बिहार राज्य प्रवासी मजदूरों के लिए माइग्रेशन काउंसलिंग कम रजिस्ट्रेशन सेंटर MCRC स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। जो भी आपका प्रवासी मजदूर हैं जो कि
बहुत ज्यादा परेशान रहे कोविड-19 के दौरान, तो उनके लिए यह बनाया जा रहा है माइग्रेशन काउंसलिंग कम रजिस्ट्रेशन सेंटर। यहाँ पर उनका रजिस्ट्रेशन भी किया जाएगा और उनको बाकी सारी सुविधाएं भी दी जाएंगी। बिहार के अंदर 10 और बिहार के बाहर 10 MCRCs की स्थापना की जाएगी, जिससे प्रवासी मजदूरों को काफी लाभ मिलेगा। ठीक है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य के सभी नियोजनालय उत्प्रवासी संसाधन केंद्र के रूप में काम करेंगे, माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर के रूप में काम करेंगे। जितने भी आपके नियोजनालय है यानी कि एम्प्लॉयमेंट सेंटर्स हैं। वर्तमान में 4 जिला नियोजनालयों सिवान, गोपालगंज, मधुबनी एवं पश्चिम चंपारण में प्रस्थान एवं उन्मुखीकरण प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की गई है। ठीक है, तो एट प्रेजेंट प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग सेंटर्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड इन द 4 डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेज। कौन कौन सा है? सिवान, गोपालगंज, मधुबनी और वेस्ट चंपारण, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए चौसा बक्सर में 2 into 660 मेगावाट मतलब कि 2 इकाइयां लगाई गई हैं बिजली निर्माण के लिए, और दोनों का जो क्षमता है, टोटल क्षमता है 1320, 660 उसकी क्षमता होगी। ग्रीनफील्ड ताप विद्युत प्रतिष्ठान का निर्माण सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड के सहयोग से किया जा रहा है। याद रखिएगा, ये किसके सहयोग से किया जा रहा है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड के सहयोग से किया जा रहा है। और सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड जो है वो भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार का संयुक्त उपक्रम है। ठीक है, इसको अंग्रेजी में भी बता देता हूं। 2 into 660 मेगावाट टोटल 1320 megawatt greenfield thermal power plant at Chausa Buxar is being constructed in association with Satluj Jal Vidyut Nigam Limited. Satluj Jal Vidyut Nigam Limited is a joint venture between of गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, बिल्कुल याद रखिएगा। चौसा बक्सर में कराया जा रहा है, ये तो निश्चित तौर पर याद रखिएगा। ठीक है, और इसकी क्षमता जो है वो भी याद रखने लायक है। इन दोनों इकाइयों से 2023-24 तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का लक्ष्य रखा गया है। इस परियोजना से बिहार को 35% बिजली की प्राप्ति होगी। बहुत बड़ी परियोजना है इसका मतलब। वर्तमान में राज्य में कार्यरत ग्रिड की कुल लंबाई 17,120 सर्किट किलोमीटर हो गई है, जिसकी कुल विद्युत निकासी क्षमता कितना है? 13,000 मेगावाट है। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, बिजली उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट मीटर को प्रीपेड मोड में लगाने वाला बिहार भारत का पहला राज्य बना है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आपके घरों में भी लगाया जा रहा होगा। ठीक है, अब तक लगभग 4,33,000 से अधिक स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाकर देश में बिहार जो है वो पहले स्थान पर है। ठीक है, राज्य सरकार ने कजरा एवं पीरपैंती में सौर ऊर्जा परियोजना लगाने का निर्णय बजट 2022-23 में लिया है। ठीक है, तो कहां लगाया जाएगा? कजरा और पीरपैंती नामक स्थान पर लगाया जाएगा, और इन दोनों स्थलों पर 200 से 250 मेगावाट की परियोजना लगाई जाएगी। ठीक है, तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है सोलर परियोजना लगाने का। ठीक है, क्योंकि नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में हमें आगे बढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है पर्यावरण प्रदूषण के लिहाज से। आगे देख लेते हैं, बिहार के सरकारी भवनों पर कैपेक्स मॉडल के तहत रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट लगाया जा रहा है। ठीक है, कैपेक्स मॉडल क्या होता है यह हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में देखेंगे, कैपेक्स मॉडल क्या होता है। फिलहाल याद रखिए कि कैपेक्स मॉडल के तहत रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट लगाया जा रहा है। कहां पर? बिहार के सरकारी भवनों पर, जितने भी आपके गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं उनके ऊपर लगाया जा रहा है। नीचे मछली ऊपर बिजली योजना, नीचे मछली ऊपर बिजली योजना मतलब कि नीचे क्या किया जाएगा? आपका पानी होगा, नीचे पानी होगा और उसमें आपका मछली पालन किया जाएगा, और पानी के ऊपर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाए जाएंगे। ठीक है, इसीलिए इसका नाम दिया गया है नीचे मछली ऊपर बिजली योजना। इसके तहत दरभंगा जिले में 1.6 मेगावाट क्षमता का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाया जा रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कहाँ लगाया जा रहा है? दरभंगा में। और सुपौल जिला में 525 किलोवाट क्षमता का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाया जा रहा है। तो दरभंगा में 1.6 मेगावाट का पावर प्लांट और सुपौल जिला में 525 किलोवाट क्षमता का सोलर पावर प्लांट लगाया जा रहा है। बहुत 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 ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये दोनों याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार बिहार में कुल 13 जल विद्युत परियोजनाएं उत्पादनरत हैं। टोटल जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं बिहार में वो टोटल 13 जो हैं वो अभी फंक्शनल है। ठीक है, और इनकी टोटल क्षमता जो है वो 54 मेगावाट है। टोटल क्षमता कितनी है? 54 मेगावाट है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़े योजना या मिशन के तहत बिहार के सभी जिलों में एक अभियंता महाविद्यालय एवं एक पॉलिटेक्निक
संस्थान स्थापित किया जाए, मतलब एक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी और एक पॉलिटेक्निक संस्थान जो है वह स्थापित किया गया है। ठीक है, किस अवसर बढ़े आगे बढ़े योजना के तहत। ठीक है, याद रखिएगा योजना का नाम। राज्य में तकनीकी शिक्षा के उन्नयन एवं विकास हेतु बिहार अभियंता विश्वविद्यालय अधिनियम 2021 के तहत बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय का गठन किया गया है। ठीक है, तो ये अधिनियम नया लाया गया है और उसके तहत जो है नया विश्वविद्यालय का गठन किया गया है। ठीक है, बिहार सरकार ने कोविड-19 के संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए डेडिकेटेड अस्पताल, कोविड केयर सेंटर एवं डेडिकेटेड कोविड हेल्थ केयर सेंटर की व्यवस्था की है। ठीक है, ये तो हम लोग देखा ही है क्या व्यवस्था हुई है क्या नहीं हुई है। राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को 4 लाख रुपए एवं प्रति मृतक अनुग्रह अनुदान देने का निर्णय लिया गया था। ठीक है, मतलब यदि कोविड-19 से किसी की मृत्यु हुई है तो 4 लाख रुपए दिए गए हैं और इसको जो है बढ़ा करके अब बजट में 4.5 लाख प्रति मृतक कर दिया गया। तो 4 लाख याद मत रखिएगा, अब 4.5 लाख हो गया है, अपडेट हो जाइए। ठीक है, चलिए बजट 2022-23 के अनुसार बाढ़ 2021 से निपटने के लिए बाढ़ प्रभावित परिवारों को 6,000 रुपया प्रति परिवार राशि सीधे उनके खाता में PFMS के माध्यम से भेजा गया है। ठीक है, तो कितना राशि दिया गया है? 6,000 रुपया दिया गया है बाढ़ से निपटने के लिए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत बिहार में 85.12% ग्रामीण एवं 74.53% शहरी क्षेत्रों को आच्छादित करने का लक्ष्य निर्धारित है। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत ये काम किया जाएगा। आधे से ज्यादा बिहार को जो है इसके अंतर्गत लाने का लक्ष्य रखा गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 को लागू करने वाला बिहार देश का प्रथम राज्य है। इसे बिहार में 1 फरवरी 2014 से लागू किया गया। ठीक है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण डाटा है जो कि आपको याद रखना चाहिए, पॉइंट है, फैक्ट है। चलिए, बिहार में अंत्योदय परिवारों को 35 किलोग्राम प्रति परिवार, 14 किलोग्राम गेहूं और 21 किलोग्राम चावल खाद्यान्न दिया जाता है। तो कितना गेहूं कितना चावल दिया जाता है और टोटल कितना दिया जाता है, ये सारा आपको याद रखना चाहिए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत जुलाई 2021 से प्रत्येक लाभुक राशन कार्डधारी परिवार के प्रत्येक सदस्य को प्रति माह 5 किलोग्राम, जिसमें कि 2 किलोग्राम गेहूं है और 3 किलोग्राम चावल खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं 35 किलोग्राम उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, बिहार सरकार के द्वारा, और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 5 किलो उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें 2 किलो गेहूं है और 3 किलोग्राम चावल है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा मंदार रोपवे का निर्माण जो है वो बांका जिला बिहार में किया गया है। ठीक है, मंदार वही पर्वत है जो कहा जाता है कि श्री कृष्ण भगवान ने अपनी उंगली पर उठाई थी। ठीक है, जो सबसे छोटी वाली उंगली होती है उस पर उन्होंने उठाया था मंदार पर्वत को। ठीक है, और ये कहाँ स्थित है? बांका जिला बिहार में स्थित है। ठीक है, वहां पर रोपवे का निर्माण कराया गया है। बिहार बजट 2022-23 में 6 अन्य रोपवे परियोजना को स्वीकृति दी गई है। ठीक है, जहां पर बनाया जाएगा प्रेतशिला पर्वत गया में है, वहां पर बनाया जाएगा। डुंगेश्वरी पर्वत ये भी गया में है, वहां पर भी रोपवे बनाया जाएगा। ब्रह्मयोनी पर्वत गया में है, वहां पर भी बनाया जाएगा। वानावर पर्वत जहानाबाद, मुंडेश्वरी पर्वत कैमूर और रोहतासगढ़ पर्वत रोहतास में बनाया जाएगा। तो इन सब जगह पर जो है आपका रोपवेज का निर्माण कराया जाएगा बिहार बजट में, ऐसा कहा गया है। ठीक है, तो ये सब कहाँ स्थित है जरूर याद रखिएगा। चलिए, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार गया जिले के डुंगेश्वरी पर्वत पर भगवान बुद्ध एवं फल्गु नदी में भगवान विष्णु की विशालकाय मूर्ति का अधिष्ठापन कराया जाएगा। ठीक है, तो कहाँ पर भगवान बुद्ध का प्रतिमा लगाया जाएगा और कहाँ पर भगवान विष्णु का प्रतिमा लगाया जाएगा, जरूर याद रखिएगा। ठीक है, निश्चित तौर पर आपको याद रखना चाहिए। ये बिहार के गया जिले में 72 एकड़ भूमि पर लैंड बैंक निर्मित किया जाएगा। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, लैंड बैंक का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो गया जिले में कराया जाएगा 72 एकड़ भूमि पर। और इसका उद्देश्य क्या है? तो बोध गया के समृद्ध विकास के लिए। ठीक है, जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम का आयोजन पटना में प्रत्येक माह को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय सोमवार को किया जाता है। ये भी याद रखिएगा कि जनता दरबार कब कब लगाया जाता है? पटना में। बिहार बजट 2022-23 में वर्णित समेकित वित्तीय प्रबंधन प्रणाली, जिसको कहा जाता है इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, उसको अप्रैल 2019 से लागू किया गया था, 1 अप्रैल 2019 से। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा कि इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम कब लागू किया गया था?
1 अप्रैल 2019 से लागू किया गया था। CFMS वित्तीय प्रबंधन के लिए राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना है। इस परियोजना के माध्यम से राज्य का संपूर्ण वित्तीय कार्य ऑनलाइन एवं पेपरलेस हो गया है। ठीक है, तो ये किस चीज के लिए योजना है? तो जितना भी आपका फिनेंशियल वर्क है वो सबको ऑनलाइन, पेपरलेस या फिर डिजिटल बनाने के लिए यह योजना है। ठीक है, CFMS 2.0 को वित्तीय वर्ष 2022-23 में चरणबद्ध तरीके से लागू करने की योजना बनाई गई है। CFMS को आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है, बिहार बजट 2022-23 के तहत और भी महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं, जिसमें IT रोड मैप के तहत बिहार में कहां-कहां क्या-क्या बनेगा। तो याद रखिएगा, पटना के बंदर बगीचा और डाक बंगला चौराहे पर IT टावर का निर्माण किया जाएगा, बिहटा में IT पार्क का निर्माण किया जाएगा और राजगीर में IT सिटी का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं। यदि इंप्लीमेंट होता है तो बहुत अच्छा होगा बिहार के IT सेक्टर के लिए। इसके अलावा बिहार के सभी जिलों में बनाए जाएंगे मेगा स्किल सेंटर। ठीक है, ये स्किल होगा। ठीक है, मेगा स्किल सेंटर होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा आप कंफर्म कर लीजिएगा। और वृद्धाश्रम बनाया जाएगा हर एक जिला मुख्यालय में, सप्ताह गृह बनाया जाएगा हर एक जिला मुख्यालय में, मॉडल +2 हाई स्कूल बनाया जाएगा हर एक जिला में। इसके अलावा महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बनाया जाएगा हर एक जिला मुख्यालय में। इसके अलावा सभी नगर निकाय में क्या क्या बनाया जाएगा? जलापूर्ति या फिर पार्क बनाया जाएगा और सम्राट अशोक भवन का निर्माण कराया जाएगा। ठीक है, तो ये था बिहार का बजट जो और अब इस पर MCQs भी मैं लेकर के आऊंगा और बहुत सारी चीजें और भी हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार के भूगोल के बारे में, जो कि BPSC 67th और 68th के लिहाज से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो आप जो है लाइक जरूर करते रहिए, कमेंट करते रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को यदि नए हैं। बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि इसी तरह के बेहतरीन वीडियोज आपको मिलते रहें। ठीक है, तो चलिए मैं चंद्रवर्धन अब इस वीडियो के लिए लेता हूं आपसे इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।